यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विच इज स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो देखो, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि एज अ प्लांट ब्रीडर या फिर एज अ जेनेटिसिस्ट आप लोगों को क्रोमोसोम्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने वाला मैटर है और उसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, तो गलती की गुंजाइश यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Cell is bound to make mistakes and sometimes those mistakes are corrected, sometimes those mistakes cannot be corrected because वो mistakes बहुत बड़ी हो जाती है। तो उसी में दो पार्ट्स आते हैं, एक है स्ट्रक्चरल एबरेशन और एक है न्यूमेरिकल एबरेशन। तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस के अंदर क्या होता है कि कुछ भी स्ट्रक्चर है, मान लो ये आपके पास में पेन है, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, मतलब मेरा फेस? यस मैम। ठीक है, तो ये देखो, जैसे मान लो कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूंगी कि ये स्ट्रक्चर अभी करंटली एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्रोमोसोम की एक आर्म है और ये क्रोमोसोम की जो है वो दूसरी आर्म है, ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट जाओ, ये क्रोमोसोम की दूसरी आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर जो है वो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और सपोज करो कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, इसकी जो शॉर्ट आर्म है वो अलग हो जाए इससे एंड ओनली लॉन्ग आर्म बच जाए, तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहां पर स्ट्रक्चर्स इशू कर रहे हैं। और अगर क्रोमोसोम इंटैक्ट है, क्रोमोसोम एज इट इज है जैसा रहना चाहिए, लेकिन उसका नंबर बढ़ जा रहा है, 1 से 2 हो जा रहे हैं, 2 से 3 हो जा रहे हैं, तो वो नंबर्स में क्रोमोसोम के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, ना कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चर मीन्स द बॉडी ऑफ क्रोमोसोम, and if there is some sort of problem in that body, it is known as structural aberration. If there is a problem in the total number of chromosomes which are present, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस मैम। तो देखो, अभी यूजुअली क्या होता है कि एक सिंगल जीनोम जो है वो एक दूसरे के साथ में पेयर नहीं करता है। कोई इस लाइन का मतलब समझाएगा मेरे को? बताएगा कोई? हेलो, ऐसे हो गई क्या सब लोग? कहाँ गए सब लोग? हेलो। यस मैम। कोई मुझे फर्स्ट पॉइंट का मतलब समझाएगा? मेंबर्स ऑफ अ सिंगल जीनोम डू नॉट शो टेंडेंसी टू पेयर विद ईच अदर। अरे सिंगल जीनोम में होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, इसी वजह से पेयर नहीं करेगा। सिंगल जीनोम में ऐसा कहाँ लिखा है कि सिंगल जीनोम में होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं? सिंगल जीनोम में सिस्टर क्रोमैटिड है तो वो आपस में पेयरिंग नहीं करेंगे शायद, ऐसा क्योंकि सिनैप्सिस होता है तो नहीं शायद। बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज दिस टेलिंग कि अगर एक जीनोम के अंदर सपोज वी हैव 3 क्रोमोसोम्स और सबके होमोलोगस पेयर्स है, तो फिर दीज विल पेयर विद देयर ओन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसा नहीं होगा कि ए बी के साथ पेयर कर रहा है, बी सी के साथ पेयर कर रहा है, ए सी के साथ पेयर कर रहा है। दिस नेवर हैपेंस। ए विल पेयर विद इट्स ओन होमोलोगस, बी विल पेयर विद इट्स ओन होमोलोगस। तो एक सिंगल जीनोम के एक दूसरे के साथ में ये लोग पेयर नहीं करते हैं। द क्रोमोसोम्स डू नॉट शो टेंडेंसी टू पेयर विद ईच अदर। They will either pair with their homologous constituent या homologous counterpart, or they will pair with some other chromosome
विद सम अदर जीनोम, जैसा कि वीट के अंदर होता है। वीट के अंदर 3 जीनोम्स रहते हैं, ए, बी एंड डी, करेक्ट। अब ए के अंदर मान लो 1A क्रोमोसोम है, बी के अंदर 1B क्रोमोसोम है और डी के अंदर 1D क्रोमोसोम है। अब ए का 1A 2A के साथ में पेयर नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये 1A जो है वो 1B के साथ में अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री जा रहा हो, तो 1A एंड 1B पेयर कर जाएंगे। मीन्स 2 डिफरेंट जीनोम्स के क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, बट एक ही जीनोम के 2 क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। This is the meaning of the first point. Clear है सबको? मैम समझ नहीं आया। देखो, अपन लोग जब भी पेयरिंग की बात करते हैं या अपन लोग जब भी ये बात करते हैं कि सेल डिवीजन के अंदर पेयरिंग होती है, तो क्या पेयरिंग 2 क्रोमोसोम्स के बीच में होती है या उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है? होमोलोगस। वही तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि कभी भी अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 क्रोमोसोम्स है, तो ए बी के साथ में पेयर नहीं करेगा, ए अपने होमोलोगस काउंटर पार्ट के साथ ही पेयर करेगा। बी भी ए के साथ में पेयर नहीं करेगा, बी भी अपने ही होमोलोगस काउंटर पार्ट के साथ में पेयर करेगा। यही तो बोल रहा है। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो क्रोमोसोमल नंबर जो रहता है स्पीशीज का वो कांस्टेंट रहता है। ये चीज हम देख ही चुके हैं कि रिडक्शन डिवीजन की वजह से कांस्टेंट रहता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे के बहुत ही आइडेंटिकल रहते हैं, 99% सेम जीन्स कैरी करते हैं, सेम जगह पे कैरी करते हैं। एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं बट जीन्स एंड लोकस आर सेम, दोज आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो कभी कभार स्पॉन्टेनियस वेरिएशंस आ जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। तो ये वेरिएशंस को ही हम लोग एब्रेशंस बोलते हैं, और ये 2 टाइप की रहती है, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल रहती है। तो स्ट्रक्चरल के अंदर तो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताई, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। सपोज ये तुम्हारा नॉर्मल क्रोमोसोम है, हो सकता है कि इसकी एक आर्म गायब हो जाए, ये स्ट्रक्चरल है। हो सकता है कि इसकी एक आर्म का कोई पर्टिकुलर हिस्सा गायब हो जाए, ये भी स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन है। तो इन्हीं सबको यहाँ पर इसने डेफिनेशन के अंदर डाल रखा है। नंबर में डिलीशन डेफिशिएंसी, सीक्वेंस में इन्वर्जन, और द जीन्स रिप्रेजेंटिंग द क्रोमोसोम विच इज ट्रांसलोकेशन। तो यही 4 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन में। डिलीशन डेफिशिएंसी, या तो डिलीट कर सकते हैं या फिर वो गुम हो सकता है, डेफिशिएंट हो सकता है। इन्वर्जन हो सकता है, तो किस तरीके से स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस अकर होते हैं, किस तरीके से अराइज होते हैं, तो साइमल्टेनियसली होते हैं। हो सकता है कि कई बार जो है वो डिवीजन के टाइम पे 2 क्रोमोसोम्स जब अलग होते हैं तो डी सिनेप्सिस ना हुआ हो और क्रोमोसोम का एक पार्ट उसके साथ चला गया हो, तो उसके पास तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रह जाएगा। जहां से क्रोमोसोम का पार्ट वो टूटा है वहां पर डेफिशिएंसी हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया की। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। फिर यहाँ पर एक टर्म और आता है विच इज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब है, अगर हम लोग इसको नॉर्मल इंग्लिश वर्ड की तरह देखें तो रेस्टिट्यूट करना इन द सेंस कि जैसे पहले स्टेट में था अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्टेट। तो सपोज वी हैव अ क्रोमोसोम हेयर, इसमें कुछ ब्रेकेज होता है और ये क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके का बन जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्रोमोसोम वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो दिस इज नोन एज रेस्टिट्यूशन। क्लियर है? यस मैम। तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से भी क्रोमोसोम्स ब्रेक हो सकता है। अब देखो, आप लोगों से ऐसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस व्हिच कैन लीड टू ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोम या फिर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन, या आपसे वन लाइनर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं।
तो अभी अपन ने देख लिया कि सेल डिवीजन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स ब्रेक हो सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सरे, गामा रेज, बीटा रेज, यूवी रेज, इन सब से भी ब्रेक हो सकते हैं। कुछ केमिकल म्यूटाजेंस है जो कि डेंजरस है, जैसे इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, बेस एनालॉग्स, मैनी इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स एक्सेट्रा, ये सब जो है वो बैन भी हो चुके हैं बहुत सारे फंजीसाइड्स और बहुत सारे केमिकल्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस क्रिएट करते हैं। वायरसेस है जैसे मीजल्स वायरस है, और कुछ जीन्स है जैसे एसीडीएस ऑफ मेज, और ये सब जो है वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है और म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। तो म्यूटेशन कॉज होने की वजह से भी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ सकता है। अब म्यूटेशन कॉज हुआ, कोई नया जीन आया और वो नया जीन जो है उसको अपने लिए जगह चाहिए, तो हो सकता है कि वो लास्ट के जीन्स को भगा दे। तो जब वो ऐसा करेगा तब भी इफेक्ट करेगा कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल एब्रेशन क्रिएट हो सके। वायरसेस में इंपॉर्टेंट है, एक ही ऐसा वायरस आपको मिलेगा, मीजल्स वायरस, जो कि मैमल्स के अंदर किसी भी टाइप का स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन क्रिएट कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. रेस्टिट्यूशन अपन देख चुके हैं, नॉन रेस्टिट्यूशन और रीयूनियन, ब्रोकन एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो अभी ये मान के चलो, जैसे ये अपना क्रोमोसोम है, ये अपना सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर जीन्स का सीक्वेंस ये है। तो मान लो कि ये ऊपर से टूट गया और सी और डी अलग हो गया, लेकिन वापस ये सिमिलर तरीके से जुड़ गया। तो इसे हम रेस्टिट्यूशन बोल देते हैं। अगर ये इस सिमिलर तरीके से ना जुड़ के, मान लो इसमें कुछ और प्रॉब्लम आ गई और डी नीचे आ गया सेंट्रोमियर के पास, ये सी है और ये बी और ये ए, अगर ये जो है वो गलत तरीके से वापस जुड़ जाता है तो उसे अपन नॉन रेस्टिट्यूशन या फिर रीयूनियन कहते हैं। मतलब अपनी ओरिजिनल सीक्वेंस से हटके ये किसी और सीक्वेंस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जुड़ रहा है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, नॉन रेस्टिट्यूशन बोल देते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आता है हेट्रोजाइगस एबरेशन और होमोजाइगस एबरेशन। हेट्रोजाइगस एज वी नो कि सिर्फ दोनों में से किसी एक के अंदर ही कुछ ना कुछ एबरेशन क्रिएट होएगा, दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उसके अंदर से। और जो होमोजाइगस एबरेशंस है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक पेयर है, यहाँ पर अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो फिर वापस यहीं पर ही अगर सेम लोसाई के ऊपर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसे अपन होमोजाइगस एबरेशन बोल देते हैं। अगर इनमें से मान लो किसी एक के ऊपर ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दूसरा एकदम सही है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, हेट्रोजाइगस एबरेशन बोल देते हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Ma'am. तो अभी अपन आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कि क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो उसमें सबसे पहले है डिलीशन या डेफिशिएंसी। नाम से ही आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोसोम का कोई एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट जो है वो डिलीट हो जाता है या फिर उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। अब ऑब्वियसली डिलीट होएगा, हमारे पास होगा नहीं तो उसकी डेफिशिएंसी होगी ना, होगी ना। Yes. तो बस वही चीज है। तो सबसे पहले डिलीशन किसने डिटेक्ट किया था? ब्रिजेस ने डिटेक्ट किया था 1917 में। कहाँ पे डिटेक्ट किया था? एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला के अंदर उसने डिटेक्ट किया था। उसने क्या देखा कि क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जो है वो गुम गया है, गायब हो गया है, लॉस हो गया है। और मिसिंग सेगमेंट मतलब जो पार्ट गया है, अगर टर्मिनल है, मतलब अगर वो टीलोमियर के साथ गया है तो उसे अपन टर्मिनल डिलीशन बोल देते हैं। और अगर वो बीच में से गया है तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, इंटरस्टिशियल डिलीशन बोल देते हैं।
अभी यहाँ पर ये चीज लिखी है कि टर्मिनल डिलीशन अनकॉमन होता है, कोई बताएगा क्यों? अगर आप लोगों से असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरस्टिशियल डिलीशन हैपेंस मोर ऑफन एज कंपेयर टू टर्मिनल डिलीशन, और रीजन में दे दिया जाए बिकॉज टर्मिनल डिलीशन इज वेरी अनलाइकली इवेंट टू हैपन, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? मैम उसमें टेलोमियर है, Odd है। टर्मिनल, हाँ टीलोमियर है तो वो स्टेबल रहेगा, मतलब वो करेक्ट। टीलोमियर के साथ में अगर कोई पोर्शन गायब हुआ है तो वो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए एक्टिविटी को एक्सपोज हो जाएगा, और वहां पर जो है वो डीएनए आके डीएनए एंजाइम जो है वो आके उसको कट करना स्टार्ट करेगा और हमारा क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा। इसीलिए टीलोमियर के साथ में अगर डिलीशन होता भी है तो उसको डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म तब तक जिंदा बचता ही नहीं है। टर्मिनल डिलीशन के अंदर यही प्रॉब्लम है कि मान लो अगर कॉमनली होता भी है तो भी हमें पता नहीं चलता है। इंटरस्टिशियल डिलीशन जो है वो सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच के हिस्से में से अगर कुछ डिलीट हुआ है तो उसे हम लोग इंटरस्टिशियल बोल देते हैं। मुलर ने पोस्टुलेट किया था कि टीलोमियर अगर हट जाएगा तो फिर क्रोमोसोम अनस्टेबल हो जाएगा, ये तो हमने भी पोस्टुलेट कर दिया, मुलर की क्या जरूरत थी इसके लिए। तो क्लियर है डिलीशन डेफिशिएंसी? यस मैम। तो अब चलो डेफिशिएंसी हो गई, अब इससे क्या इफेक्ट होता है? मोस्ट डेफिशिएंसीज जो है वो लीथल होती है, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि कोई जीन डिलीट हो गया है तो ऑर्गेनिज्म का बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लार्ज डेफिशिएंसीज जो है वो डोमिनेंट लीथल है, मतलब अगर मान लो कि लार्जली कोई डेफिशिएंसी हो गई है क्रोमोसोम के अंदर तो वो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तुरंत, मे बी दैट पर्सन विल डाई, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डोमिनेंट लीथल बोल देते हैं। फिर उसके बाद एक और टर्म है विच इज स्यूडोडोमिनेंस। स्यूडोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है? रेसेसिव एलील्स ऑफ द जीन्स लोकेटेड इन द डिलीटेड सेगमेंट, इसे अपन हेमीजाइगस स्टेट भी बोलते हैं। अभी देखो, मान लो हमारे पास में एक क्रोमोसोम है जिसमें इस तरीके का अरेंजमेंट है एलील्स का, तो इसमें से ए अपने आप को, एक कैपिटल ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, करेक्ट? Yes, ma'am. सपोज यू डू समथिंग, कैपिटल ए वाला पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया इस क्रोमोसोम का एंड सिर्फ स्मॉल ए वाला पोर्शन बचा है। अब क्योंकि स्मॉल ए को डोमिनेट करने के लिए कैपिटल ए है नहीं, तो स्मॉल ए खुद को एक्सप्रेस करेगा। Yes, ma'am. सो दिस पर्टिकुलर स्टेट इज नोन एज हेमीजाइगस स्टेट, या फिर इसे स्यूडो डोमिनेंस भी बोलते हैं। एक्चुअल में वो एलील डोमिनेंट नहीं है, बट ड्यू टू डिलीशन और डेफिशिएंसी ऑफ इट्स counterpart which is dominant, it will act as a dominant allele. Clear है? चीज याद, क्रॉसिंग ओवर जो है वो डिलीटेड सेगमेंट में कंप्लीटली एब्सेंट होती है, डिलीटेड सेगमेंट में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। कोई बताएगा क्यों? बताओ, हम लोग सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं। हेलो, अरे इस चीज को लेके क्लास में डिस्कशन भी हुआ है बहुत। हेलो, हेलो, जी मैम। क्या हुआ? हेलो, बताओ। अरे बताओ ना कि डिलीटेड सेगमेंट में क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हो सकता है?
हेलो, हेलो, जी मैम। हाँ बताओ ना, क्रॉसिंग ओवर में क्यों डिलीटेड सेगमेंट में क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हो सकता है? हम जेनेटिक मटेरियल का कुछ डेफिशिएंसी होगा शायद इसीलिए, क्योंकि डिलीट हो गया सेगमेंट। बस सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? डिलीट हो चुका है तो फिर क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा? एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये सेगमेंट ही डिलीट हो गया है, यहाँ पर वो सेगमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो तुम क्या एक्सचेंज करोगे? बताओ, कुछ बचेगा एक्सचेंज करने के लिए? नो मैम। तो दैट इज व्हाई क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट। अभी देखो, ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाकर ही असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन उसका सिंपल सा रहता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो देंगे नहीं, कुछ हाई फाई होगा जो हमको आ नहीं रहा है, और हम उसे उसी हाई फाई के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो अभी चलो, डिलीशन हो गया, डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, अब हम उसे डिटेक्ट कैसे करें? क्या ऐसा पता चले कि हमें, जिससे कि डिलीशन हुआ है? तो देखो, स्मॉल डिलीशंस जो रहते हैं ना, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड गायब हुए हैं, उसको डिटेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तुम होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवा दोगे ना, तो भी ये चीज डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर अच्छा खासा पोर्शन डिलीट हुआ है, तो उसकी वजह से एक लूप बन जाएगा पेकाइटिन के अंदर, जिससे कि हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि यहाँ से सेगमेंट डिलीट हुआ है। अब ये लूप क्या चीज है बेसिकली, तो ध्यान से देखना, ये आगे बहुत यूज होने वाला है अभी इन्हीं चैप्टर्स के अंदर। देखो, अगर नॉर्मली दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो इस तरीके से पेयरिंग बनाते हैं, करेक्ट? यस मैम। अगर मैं बोलूं कि मैं इस पोर्शन को डिलीट कर दूंगी, तो एक तो ये क्रोमोसोम छोटा हो गया, दूसरा क्या हुआ, ये यहाँ पे पेयर कर जाएगा, और ये इतना पोर्शन पेयर कर जाएगा। लेकिन सिंस ये जो पोर्शन डिलीट हुआ है, इसके साथ पेयर करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यस। सिंस इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू पेयर अप, अब क्या होता है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास में सीक्वेंस है, इसके ऑपोजिट क्या क्या चलेगा बताओ? ए किसके साथ पेयर करता है? टी। बोलते जाओ, इतना धीरे धीरे मत बोलो। जी सी टी ए। करेक्ट। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने मान लो ये वाला पोर्शन डिलीट कर दिया, तो क्या होगा? ये तो एज इट इज है अपने पास में। अब यहाँ अगर मैं सेकंड वाला जो है उसको मैं पेयर करने की कोशिश करूँ, तो टी टी के साथ यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, इसकी पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन ये पोर्शन तो खाली है, तो यहाँ पर किसी की भी पेयरिंग नहीं हो, गैप तो रहेगा नहीं ना, ये तो कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपने बीच में से कोई कैसे समझाऊं, ओके, जैसे मान लो ये पोर्शन था बीच में, ठीक है, अब आपने इस पोर्शन को डिलीट कर दिया, तो ये दो क्रोमोसोम्स के हिस्से अलग अलग तो नहीं रहेंगे ना, ये क्रोमोसोम्स तो आपस में एक हो जाएंगे ना, दो हिस्से। तो अगर मैंने जीसी को बीच में से डिलीट कर दिया, तो ये पूरा एक क्रोमोसोम बन जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जीसी की जगह खाली रहेगी। यस मैम। तो ये क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाएगा, ये टी एंड ए इधर आ जाएगा, तो फिर ये पेयरिंग इधर करेगा, इसी वजह से सी और जी जो है वो लूप में चले जाएंगे, एंड ये कैरेक्टरिस्टिक लूप फॉर्म कर लेते हैं। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक लूप को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अगर हमें दिख जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो हमें ये चीज पता लग जाती है कि यहाँ से एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो डिलीट हुआ है, इसी वजह से इस तरीके का लूप बन रहा है। तो मैम, हाँ जी, जो सेगमेंट डिलीट हुआ है वो लूप बनाएगा कि उसका ऑपोजिट बनाएगा जो पेयरिंग में है? ऑपोजिट बनाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसी के अंदर है, क्रोमोसोम का पार्ट उसी के अंदर है एक्स्ट्रा, जिसके पास में पेयर करने के लिए कोई नहीं है।
तो वो साइड हटने के लिए एक लूप बना लेगा जिससे कि वो बाकी पेयरिंग के बीच में ना आए। ओके मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि आज से आई गेस 7-8 साल पहले क्वेश्चन आते थे, अभी आने के चांसेस है। मेरे को ध्यान है कि मैंने भी दिया था, जब SRF का दिया था तब भी आया था ये कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो मैन यानी ह्यूमन के अंदर जो है वो किस तरीके के डिलीशंस अभी तक नोटिस किए गए हैं। तो फिलाडेल्फिया 22 करके एक डिजीज रहती है जिसमें क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया होता है। क्या होता है माइलोजेनस ल्यूकीमिया? ल्यूकीमिया। यस, ब्लड कैंसर। काइंड ऑफ लाइक ब्लड कैंसर का टाइप ही है ये। तो अगर क्रोमोसोम 22 के अंदर डिलीशन हो जाता है ह्यूमंस के अंदर तो इट लीड्स टू फिलाडेल्फिया 22 या फिर क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। क्राइडो चैट सिंड्रोम भी है, इसके अंदर बच्चा जो है वो बिल्ली की जैसी क्राई करता है। इसमें डिलीशन होता है क्रोमोसोम नंबर 5 में और ये बच्चे ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं बिकॉज इनका स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाता है, इनका ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके अंदर आने लग जाती है। तो इसीलिए इसको क्राइडोचैट सिंड्रोम भी बोलते हैं। और यही अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला के अंदर एक 3C7 बैंड जो है एक्स क्रोमोसोम का अगर डिलीट हो जाता है तो उसकी वजह से नॉच विंग आता है। नॉच विंग का क्या मतलब है कि एक तो विंग ऐसे रहता है नॉर्मली, ठीक है, मान लो मैंने बटरफ्लाई बनाई है, अज्यूम करो, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। अब इसकी जगह ये ऐसे विंग ना हो कि क्या हो, इसमें एक नॉच आ जाए इस तरीके से, तो इसे अपन नॉच विंग बोल देते हैं। क्लियर है? अभी यहाँ ब्रैकेट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिख रखी है कि इसका फिनोटाइप डोमिनेंट है और ये रेसेसिव लीथल है। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल डी से, ठीक है, नॉच विंग को, तो भले ही हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो या होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो, दोनों के अंदर नॉच विंग आएगा। क्यों? क्योंकि ये फिनोटाइप डोमिनेंट है। यानी कि अगर हम लोग इस एलील की बात करें तो ये एलील जो है वो नॉर्मल विंग के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। तो भले ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट हो या होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो, उस ड्रोसोफिला के अंदर नॉच विंग ही आएगा, इसीलिए इसको डोमिनेंट फिनोटाइप बोला गया है। ये वाला बात क्लियर है? कर दीजिए। और फिर सेकंड पार्ट क्या है, रेसेसिव लीथल, इन द सेंस अगर ये इस तरीके से आ गया रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में तो ये लीथल है। इसीलिए आपको कभी भी इस तरह में आ गया वो ड्रोसोफिला क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो ये क्या है, रेसेसिव लीथल है। तो ये मतलब होता है डोमिनेंट फिनोटाइप और रेसेसिव लीथल का। क्लियर हुआ सबको? मैम एक बार वापस बता दीजिए। हाँ जी, जैसे कि मान लो अपन अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक लेके चलते हैं। अपना ब्लैक हेयर कलर अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल बी से, जो कि डोमिनेंट है। तो भले ही वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट हो या होमोजाइगस डोमिनेंट में प्रेजेंट हो, हमारे बाल कैसे रहेंगे, ब्लैक रहेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि व्हाइट बाल वाला कोई बच्चा पैदा क्यों नहीं होता है, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि अगर ये होमोजाइगस रेसेसिव सिचुएशन में आ जाएगा तो ये लीथल हो जाएगा, तो वो बच्चा पैदा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका ऑलरेडी इस क्रोमोसोमल एबरेशन की वजह से जान जा चुकी होगी। इसीलिए रेसेसिव लीथल है, मतलब जब भी होमोजाइगस रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होएगा तो ये लीथल हो जाएगा। लेकिन अगर ये डोमिनेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो फिर ये अपना फिनोटाइप देगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, शाम वाली क्लास में अपन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन खत्म करते हैं और कल फिर न्यूमेरिकल खत्म करते हैं।
ठीक है, तो तुम्हारा क्रोमोसोम्स वाला पोर्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और मैं क्या बोल रही थी, आप लोगों को इसके बाद क्या पढ़ना है? क्रोमोसोमल एबरेशन के बाद में अपन लोग जो इंडेक्स दे रखा है बीडी सिंह में उसी हिसाब से चले, और प्रोबेबिलिटी वगैरह वाले चैप्टर्स में बाद में करवा दूं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले पोर्शन के साथ में पूरा स्टार्ट जो जितना भी पोर्शन अपन को पढ़ना है। मैम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इसके बाद हो सकता है क्या? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए आई गेस ये काफी सारा पोर्शन अपन को कवर करना पड़ेगा। उसके लिए पहले डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेगी ना। फिर ये सब यस मैम। बाकी सब चीजें कब पढ़ोगे? बाकी सब चैप्टर्स भी तो इम्पोर्टेंट है, लिंकेज और ये सब चीजें। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक्चुअली मैं प्लांट ब्रीडिंग करने के बाद करवाने का सोच रही थी, क्योंकि उसमें क्या है ना कि आपका प्लांट ब्रीडिंग वाला पोर्शन भी आ जाएगा, टिश्यू कल्चर भी कवर हो जाएगा। हेलो, यस मैम। यस मैम। पहले बेसिक जेनेटिक्स पढ़ो, थोड़ा ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के तभी सॉल्व होंगे जब तुम लोग को बेसिक जेनेटिक्स पता होगा। मैम आप अपने हिसाब से पढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं बेसिकली ये चाह रही थी कि जो अपने ये बीच में चैप्टर्स आते हैं ना, जैसे प्रोबेबिलिटी है, काई स्क्वायर है, ये वाले चैप्टर्स मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। जितने आते हैं उतना मैं आप लोगों को अलग से पढ़ा दूंगी। बाकी अपन बीडी सिंह का जो इंडेक्स दे रखा है उसी हिसाब से चलते हैं। तो अपना कल तक जो है वो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशंस खत्म कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में मेंडल के लॉ भी एक क्लास का ही एक क्लास का ही है। ठीक है, लॉज ऑफ मेंडल पढ़ लेंगे और उसी के साथ में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी खत्म हो जाएगा। जीन इंट्रैक्शन फिर उसके बाद एक ही क्लास का, एक ही क्लास के ही टॉपिक्स है ये, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है मैम। यस मैम। शाम को 5 बजे ना। यस। यस। मैम हाँ जी। एक क्वेश्चन था। जैसे जीवन में 2N और 2C कंटेंट है, फिर आफ्टर एस फेज वो 2N और 4C हो जाएगा। जीवन में 2N एंड 2C कंटेंट बोल रहे हो? हाँ, फिर एस। आफ्टर एस फेज 2N और 4C हो जाएगा, मतलब करेक्ट। 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमैटिड होंगे। तुम माइटोसिस की बात कर रही हो ना? मैम अभी मतलब नॉर्मल इंटरफेज, उसके बाद फिर मियोसिस स्टार्ट होएगा। हाँ, करेक्ट। तो इसके अंदर इसी तरीके से रहेगा कि जब आप जीवन की बात कर रहे हैं तो और एस की बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम का नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर 14 क्रोमोसोम्स है तो फिर एस के एक सिंगल क्रोमैटिड रहता है। करेक्ट। यस मैम। लेकिन एस फेज के बाद में यहाँ पर डबल डबल क्रोमैटिड हो जाएंगे। मैम ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमैटिड ही होएगा ना आफ्टर एस फेज। हाँ, फिर उसके बाद में डबल। एनाफेज 1 में वो 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमैटिड ही रहेगा, क्योंकि सेल अभी तक डिवाइड नहीं हुई है। सेल डिवाइड नहीं हुई है लेकिन क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं ना। अगर हम ओवरऑल टोटल क्रोमोसोम्स की बात करें तो फिर वो सेम ही रहेंगे, टोटल क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स। मतलब 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमैटिड ही रहेंगे। हम्म तो मैम क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछते हैं ना, सेल के ओवरऑल सेल ही पूछेगा। क्वेश्चन में ओवरऑल सेल ही पूछता है, वो कभी भी इंडिविजुअली ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन फ्रेम कैसे होंगे फिर। यस मैम, बहुत डाउट आ रहा है इसी में। तो वो 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमैटिड ही रहेंगे। करेक्ट। फिर टीलोफेज 1 में वो 2 क्रोमोसोम और 4 क्रोम नहीं नहीं, एक मिनट। एनाफेज 1, सॉरी सॉरी, एनाफेज 1 में 4 क्रोमोसोम और, हाँ ये डाउट था मेरा, एनाफेज 1 में 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमैटिड है। होल्ड ऑन, मैं एक बार लिखते रहती हूँ ताकि फिर तुमको भी क्लियर रहे। एनाफेज के अंदर तुम क्या बोल रही हो? 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमैटिड अभी हमें मिले। 4 क्रोमोसोम्स एंड 8 क्रोमैटिड्स। ठीक है। यस। लेकिन अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसमें एन और 2C रहता है, तो वो एन और 2C तो इससे मतलब ये दोनों मैच नहीं करता है।
ये जो NO2C होता है ना एनाफेज 1 में, हाँ तो स्टार्टिंग में हमने 2N और 2C लेके चले थे G1 के टाइम से। रुको एक सेकंड। एक मैं आप लोगों को पढ़ा दी थी सेल डिवीजन, तब एक टेबल आया था ना। यस मैम, वही C कंटेंट वाला, तो उसमें 2C दिया है एनाफेज 1। यही था ना। देखो G1 के अंदर 2C वैल्यू है, करेक्ट। S हाँ के अंदर 4C हो गई है। अभी तुम इसके अंदर क्या चीज और इंक्लूड करना चाह रही हो, विच इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यस तो सपोज करो कि अपना जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास 10 क्रोमोसोम्स है, यस मैम। तो G1 में उसके पास में 2N रहेगा इक्वल टू 10। मैम 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 ये जो क्रोमोसोम है से 4 लेके चलिए प्लीज, 4 क्रोमोसोम। तो 2N 8 हो जाएगा, करेक्ट। वैल्यू 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे, तब 2N इक्वल्स टू मतलब डिप्लॉयड कंटेंट 4 ले रहे। ओके, तो S के अंदर कंटेंट अपना 4C हुआ है, लेकिन स्टिल 2N इज इक्वल्स टू 4 ही रहेगा। हाँ क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमैटिड 8 हो गए हैं। यस। ये एनाफेज 1, हाँ एनाफेज 1 में मुझे N और 2C से डाउट हो रहा है, मतलब ये जो एनाफेज 1 में 2C लिखा है ये क्रोमैटिड, लेकिन क्वेश्चन में तो हमेशा ऐसे ही आता है कि विद इन सेल यानी कि 4 क्रोमोसोम और 8 क्रोमैटिड होता है। देखो यहाँ अगर अपन क्रोमैटिड्स के हिसाब से लेके चले, तो जैसे एस फेज के अंदर अपने पास में 4 क्रोमोसोम्स 8 क्रोमैटिड्स है, यस ठीक मैम। है। यही सेम चीज तुम्हारी यहाँ तक चलेगी, मेटाफेज तक चलेगी। यस मैम। एनाफेज के अंदर क्या होता है ना कि अपने सेपरेट सेपरेट पोल्स के ऊपर चले जाते हैं। तो Yes, एनाफेज में जब पोल्स सेपरेट हो गए हैं, तो या तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये चीज पूछेगा कि इंक्लूडिंग द एंटायर सेल, तो आपका आंसर स्टिल 4 और 8 ही जाएगा। लेकिन अगर ये पूछता है कि अगर सेल डिवाइड हो चुका है, द क्रोमोसोम्स हैव सेपरेटेड, तो फिर आपका आंसर हाफ हो जाएगा। यानी 4 क्रोमोसोम 4 क्रोमैटिड। यस। तो और क्वेश्चन क्रोमोसोम नंबर जो सेम है डिपेंड तो करेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, बट इस एनाफेज 1 में तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है ना। हाँ, तो इसीलिए तो क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है। अच्छा, उसके सिर्फ क्रोमैटिड हट रहे हैं ऐसा। एग्जैक्टली। आप ये देखिए, ये अपना जैसे क्रोमोसोम है और इसके अंदर ये अपने दो दो क्रोमैटिड्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो यहाँ पे मेरे पास में 2 क्रोमोसोम्स है, एंड टोटली मेरे पास में कितने क्रोमैटिड्स हो गए, 2 2 4